नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न। आज की वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, CTET, UP TET या फिर HTET या फिर राजस्थान की मुख्य भर्ती परीक्षा की, तो ये प्रश्न सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नेपेथिन्स एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। तो हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? नेपेथिन्स एक ऐसा पौधा है जो कि छोटे छोटे जीव जंतुओं को, कीड़े मकोड़ों को अपने अंदर फांस के खा जाता है। तो पूछा गया है कि हमारे देश में ये कहाँ पाया जाता है? असम में, उड़ीसा में, अरुणाचल प्रदेश में या मेघालय में? तो फ्रेंड्स, ये पौधा हमारे देश में कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। ध्यान रखिएगा, मेघालय के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लिवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? लिवर के लिए सभी विटामिन इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन लिवर जो है फ्यूचर के लिए हमारी बॉडी में एक विटामिन को भंडारित करता रहता है, स्टोर करता रहता है। कौन सा विटामिन है? वह विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन के। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो क्वेश्चन है आप इसके आंसर अपने साथ साथ देते चलिए ताकि आप चेक कर सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही है। और लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके 30 प्रश्न है आज की वीडियो में, तो 30 में से कितने प्रश्न आपके सही हैं, जिससे कि आपको खुद को पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस तरह की चल रही है। तो लिवर जो है भविष्य के लिए जो विटामिन भंडार करता है वह करता है विटामिन ए। विटामिन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये एक साइड में दिए हुए हैं घास के स्थल और एक साइड में दिए हुए हैं संबंधित देश। तो पूछा गया है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? कंपोज घास के स्थल ब्राज़ील में है, लानोस वेनेजुला, कंपास अर्जेंटीना या वेल्ड दक्षिण अमेरिका। तो फ्रेंड्स देखिए, कंपोज जो है वो ब्राज़ील में, ये सही है। उसके बाद लानोस ये वेनेजुला में, ये भी सही है। कंपास अर्जेंटीना में सही है, लेकिन वेल्ड जो घास के मैदान है वो दक्षिण अमेरिका में नहीं है। इसमें सुमेलित नहीं पूछा गया था, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, नहीं है वेल्ड। वेल्ड दक्षिण अमेरिका में नहीं है, तो फिर कहाँ पे है स्थित ये घास के मैदान? तो ये है दक्षिण अफ्रीका में। ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के देश में स्थित है। अगला प्रश्न है, न्हावा शोवा एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है, यह स्थित है। न्हावा शोवा जो है अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है और ये पूछा गया है कि कहाँ पे स्थित है? गुजरात में, मुंबई में, केरल में या तमिलनाडु में? तो फ्रेंड, न्हावा शोवा जो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है आपका मुंबई में। मुंबई में स्थित है ये। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका दूसरा नाम क्या है, तो न्हावा शोवा का ही दूसरा नाम क्या होगा? तो ये होगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। पंडित जवाहरलाल के नाम पे है ये बंदरगाह, और ये मुंबई के बिल्कुल पास में सटा हुआ बंदरगाह स्थित है। अगला प्रश्न है, मेट्रो का प्राचीनतम नेटवर्क भारत में कहाँ पर स्थापित किया गया था? मेट्रो का प्राचीनतम नेटवर्क पूछा गया है कि भारत में कहाँ पे स्थित किया गया था? ये दिल्ली में, बेंगलोर, कोलकाता या मुंबई? पूछा गया है कि मेट्रो सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट हुई थी? तो फ्रेंड्स, ये हुई थी कोलकाता से। कहाँ से हुई थी? कोलकाता से। अगला प्रश्न है, मानचित्र पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। मानचित्र पढ़ने के लिए, पढ़ाने नहीं, पढ़ने के लिए सबसे जरूरी कौशल क्या होना चाहिए? अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता,
और ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और घटनाओं का उपयोग करने की योग्यता। तो फ्रेंड्स, मानचित्र पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी कौशल जो होता है वो यही होता है कि इस मानचित्र में स्थान, दूरी और दिशाओं का ज्ञान सबसे आवश्यक है, क्योंकि दिशाएं, दूरी और स्थान, अगर हमें इनका ज्ञान नहीं होगा तो हम मानचित्र को नहीं पढ़ सकते। तो इसको मानचित्र समझने के लिए सबसे कौशल यही है, जरूरी कौशल यही है। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति ट्रेन के द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है, अहमदाबाद कहाँ पड़ता है तो हम सभी जानते हैं ये गुजरात में है, और वो गुजरात से केरल जा रहा है, तो वो अनेक सुरंगों को पार करता है। यह सुरंगें किन पर्वतों में पड़ती हैं? विंध्याचल, पश्चिमी घाट, अरावली या पूर्वी घाट? तो फ्रेंड्स देखिए, ये इस तरह का इंडिया का मैप होगा नीचे का, यहाँ पे गुजरात पड़ता है और लास्ट में यहाँ पड़ेगा केरल। तो वो यहाँ से निकलता हुआ जाएगा इस तरह से पर्वतों से। तो ये जो पूरा एरिया पड़ता है इस साइड का, तो ये पड़ता है पश्चिमी घाट का। तो पूछा गया है कि वो किन पर्वतों में पड़ेंगी, तो ये पश्चिमी घाट में पड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस पुर्तगाली यात्री ने यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी? कौन सा पुर्तगाली यात्री था जिसने यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री रास्ता खोजा था? कोलंबस, बारबोसा, वास्को डी गामा या डोमिंगो पायस? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, वो था वास्को डी गामा, जिसने भारत और यूरोप के मध्य समुद्री रास्ता खोजा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से सही अभिलक्षण चुनिए। पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनने हैं इसमें। फर्स्ट है अच्छी गंध का पतला नीला रंगीन द्रव। सेकंड है बिना गंध का गाढ़ा गहरे रंग का लाल तरल। थर्ड है बदबूदार गाढ़ा और गहरे रंग का तेल। फोर्थ है बदबूदार पतला पीला द्रव। तो देखिए, पेट्रोलियम का नीला रंगीन द्रव नहीं होता, ठीक है, बिना गंध का नहीं होता, सेकंड है बिना गंध का भी नहीं होता, और थर्ड है पीला द्रव भी नहीं होता। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी, बदबूदार होता है, गाढ़ा होता है और गहरा रंग का तेल होता है। तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, अल बरूनी कौन था? अल बरूनी कौन था? वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की। अल बरूनी एक यात्री था जिसने कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की। अगला है, वह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसे हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया। तीसरा है, वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाजारों का अध्ययन करने वाला था। और चौथा है, वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश में इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर यही हो जाएगा डी। अल बरूनी कौन था? एक उज्बेकिस्तान से आया था, उज्बेकिस्तान का यात्री था, और इसने हमारे देश पर एक किताब लिखी थी जिस बुक से हमें अपने इतिहास के बारे में जानने में सहायता मिलती है। फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अल बरूनी ने हमारे देश के बारे में कौन सी किताब लिखी थी जिसमें हम इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। आप मुझे उस बुक का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी के द्वारा नई दिल्ली से चेन्नई गया और अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं पूछा गया इसमें। मतलब आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि दिल्ली से चेन्नई जाने में कौन सी नदी बीच में नहीं पड़ेगी। गोदावरी, गंगा, कृष्णा और नर्मदा। तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए, गोदावरी साउथ में पड़ती है तो ये महाराष्ट्र में से जाएंगे तो उसमें पड़ेगी, कृष्णा भी पड़ेगी, और नर्मदा एमपी से जाते हुए तो उसमें रास्ते में पड़ेगी। लेकिन गंगा जो है नई दिल्ली से चेन्नई के बीच में नहीं आती है। गंगा जो है यूपी से होके साइड में होके वेस्ट बंगाल की तरफ निकल जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी। ये गंगा नई दिल्ली से और चेन्नई के बीच में रास्ते में नहीं आएगी।
अगला प्रश्न है कांसा यानी ब्रॉन्ज जो दो धातुओं से मिलके बनता है, दो धातुओं का मिश्रण है, यह दो धातु कौन सी हैं? तांबा और जस्ता, तांबा और टिन, तांबा और लोहा, या एल्युमिनियम और टिन। तो फ्रेंड्स जो ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज होता है, जो कांसा होता है, वो दो धातुओं से मिलता है, तांबा और जस्ता, और जस्ते को ही हम क्या कहते हैं? जिंक कहते हैं। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है 4 बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर, 8 बिंदुओं पर, 10 बिंदुओं पर। ब्रेल लिपि किसके लिए यूज होती है? तो ब्रेल लिपि सभी जानते हैं, ये अंधे व्यक्तियों के लिए यूज़ की जाती है, उनको पढ़ने लिखने में सिखाने में उपयोग की जाती है। ब्रेल लिपि के प्रवर्तक कौन हैं? तो वो थे लुई ब्रेल थे। और इसमें पूछा गया कि उनको सिखाने के लिए कितने बिंदु यूज होते हैं? तो ये होते हैं 6 बिंदुओं पर। फ्रेंड्स आज की वीडियो पर्यावरण अध्ययन लेवल 1 के लिए, आपके सभी टीचिंग एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही यूज़फुल है, लेकिन स्पेशली ये सीटेट को लेके बनाई गई है। तो अगर आप सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगला प्रश्न है कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है? कुडुख भाषा का नाम है, पूछा गया कहाँ के लोगों की है ये? मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या झारखंड? तो ये जो वीडियो है, ये जो कुडुख भाषा है, ये है झारखंड के लोगों की। अगला प्रश्न है दही के निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? दही के निर्माण के लिए कौन सा सूक्ष्मजीव उत्तरदायी है? रेट्रोवायरस, स्ट्रेप्टोकोकस, एस्पेरजिलस, लैक्टोबैसिलस। तो दही निर्माण के लिए हमने कई बार पढ़ा है कि दही के निर्माण के लिए जो सूक्ष्मजीव ज़रूरी होता है, उत्तरदायी होता है, वो होता है लैक्टोबैसिलस। ध्यान रखिएगा, लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न है मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। मधुबनी चित्र जो होते हैं, इनको बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा कौन से रंग यूज़ किए जाते हैं? फ्रेंड्स मधुबनी चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो सभी जानते हैं ये बिहार की प्रसिद्ध है। और यहाँ जो चित्रकार कौन से रंग यूज़ करते हैं? सोने चांदी को घोल बनाकर बनाए गए पेंट, पिसे हुए चावल के रंगीन घोल, विशेष प्रकार के बने पोस्टर रंग, या अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट। तो फ्रेंड्स मधुबनी जो पेंटिंग है, इसको बनाने के लिए जो रंग यूज़ किए जाते हैं वो चावल के होते हैं। चावल को, पिसे हुए चावल का घोल बनाकर, रंगीन घोल बनाकर ये जो पेंटिंग बनाई जाती है, और बहुत ही प्रसिद्ध पेंटिंग है ये। अगला प्रश्न है जूट का रेशा जूट के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? मतलब जूट जो हमें प्राप्त होता है वो अपने पौधे के किस भाग से मिलता है? जड़, तना, पत्ते या फूल? तो फ्रेंड्स जूट जो है हमें अपने पौधे के जो है तने से प्राप्त होता है, यानी स्टेम से प्राप्त होता है, तने से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित कौन सा नहीं है? ये एक साइड में रचना यानी पुस्तकों के नाम है और दूसरी साइड में उसके ये जो है रचयिता के नाम है, इसके आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। मुद्रा राक्षस, तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखी थी। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, कामायनी मैथिली शरण गुप्त। तो फ्रेंड्स मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त ने लिखी थी, ये बात बिल्कुल सही कि मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखी थी। पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा ने लिखी थी, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन कामायनी पुस्तक जो है ये मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखी थी, तो इसमें इसका आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। अगर कामायनी पुस्तक मैथिली शरण ने नहीं लिखी थी तो ये किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी जयशंकर प्रसाद ने। कामायनी जो लिखी थी ये जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक हैं। संरक्षण या विनाश एक पुस्तक है और उसके लेखक कौन है? सरला बहन है, वंदना शिवा है, जिम कॉर्बेट या रस्किन बॉन्ड। तो फ्रेंड्स संरक्षण या विनाश जो है ये पुस्तक लिखी थी सरला बहन ने, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है। आंध्र प्रदेश जाके 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं, क्या कहलाती हैं वो?
पोचमपल्ली और कलमकारी, पोचमपल्ली और कांजीवरम, कलमकारी और चंदेरी, और कलमकारी और कंथा। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश में दो जगह के नाम है, उसी पर वहाँ पे ये कारीगरी की जाती है, और वो है पोचमपल्ली और कलमकारी। ये वहाँ पे दो जिलों में दो शहरों के नाम हैं, और इसी पे वहाँ की जो है कारीगरी साड़ियाँ तैयार की जाती हैं। तो सही आंसर हो जाएगा पोचमपल्ली और कलमकारी। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। चिपको आंदोलन कौन सा है? चिपको आंदोलन सभी जानते हैं। चिपको आंदोलन जब पेड़ों को बचाने के लिए शुरू किया गया था, ये लोग पेड़ों से चिपक के खड़े हो जाते थे, उनको कटने नहीं देते थे। इसके प्रणेता कौन हैं, कौन माने जाते हैं? हेमवती नंदन बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, मदर टेरेसा और महात्मा गांधी। तो चिपको आंदोलन के जो है प्रणेता माने जाते हैं, प्रणेता है वह है सुंदरलाल बहुगुणा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में। ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है। ओजोन परत, ओजोन परत वायुमंडल की कौन सी परत में पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में या स्ट्रेटोस्फेयर कह सकते हैं आप। समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है ओजोन परत। लेकिन इसको मापने की, मोटाई मापने की कौन सी इकाई है? डेसिबल, डॉप्सन, पास्कल या वेबर। तो फ्रेंड्स ओजोन परत को, जो ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है वो मापी जाती है डॉप्सन इकाई में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला है, बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे। बच्चों के सीखने के तरीके पर सबसे पहले किसने अध्ययन किया था? जीन पियाजे और वाइगोत्स्की, जीन पियाजे और ब्रूनर, वाइगोत्स्की और ब्रूनर, ब्रूनर और स्पीयरमैन। तो बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले किसने अध्ययन किया था फ्रेंड्स? तो ये किया था जीन पियाजे ने और वाइगोत्स्की ने। ध्यान रखिएगा, बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन किया था जीन पियाजे और वाइगोत्स्की ने। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषा। पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषा कैसी होनी चाहिए? परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, बच्चों के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए, या रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमें ऐसी भाषा कभी नहीं रखनी होगी जो उनको कठिन लगे या रूखी हो। तो ये आंसर इसका नहीं होगा। इसका जो सही आंसर होगा, हम जब भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमेशा वही भाषा यूज़ की जानी चाहिए, या वही भाषा हो जो बच्चों को सही से संबंधित आए, मतलब सही से समझ में आए, और दिन प्रतिदिन के, मतलब उनके दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। इसलिए कहा गया है कि अभी जो नई NEP रूल आया उसमें ये भी कहा गया है कि 1 से 5 तक की शिक्षा जो है बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए, जिसमें बच्चा अच्छे से समझता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? पर्यावरण में अगर बच्चों को जो गृह कार्य दिया जाता है वो किस पर केंद्रित होना चाहिए? पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण, मास्टरी लर्निंग, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना, या समय का सदुपयोग। तो पर्यावरण अध्ययन के लिए जो गृह कार्य होता है वो मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? तो वो होना चाहिए विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना। मतलब बच्चे को और अधिक से अधिक सिखाने के लिए चुनौतियां और उत्तेजना पर आधारित होना चाहिए। अगला प्रश्न है, संपूर्ण शैक्षिक भ्रमण की समाप्ति के बाद क्या करना अनिवार्य माना जाता है? मतलब शैक्षिक भ्रमण किया गया है, तो जब वो पूरा हो जाए तो उसकी समाप्ति पर क्या सबसे इम्पोर्टेंट है? अनुमान लगाना, अंदाज़ा लगाना, मूल्यांकन करना, या विचार करना। तो फ्रेंड्स, जब शैक्षिक भ्रमण होता है और संपूर्ण हो जाता है, वो कंप्लीट हो जाता है, सबसे उसके बाद इम्पॉर्टेंट होता है मूल्यांकन करना। मतलब बच्चे को आप जो भी भ्रमण पे जहाँ पे भी ले गए हों, आप जब वो भ्रमण पूरा हो जाए तो फिर उनका मूल्यांकन करना कि बच्चों ने वहाँ क्या देखा, उन्हें क्या समझ में आया, उन्होंने क्या सीखा, इसका मूल्यांकन करना। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को पहला ऑप्शन है, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए।
अभिभावकों के विचार को स्वीकार एवं सम्मान देना चाहिए। विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक जो होते हैं उसे विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, मतलब प्रैक्टिकल के बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जाता है? पर्यावरण जागरूकता पूछा गया है कि इसका किसके द्वारा सृजन किया जाता है? व्याख्यान, क्षेत्रीय भ्रमण, समूह वार्तालाप या अध्ययन? तो देखिए, सामाजिक ज्ञान हो या पर्यावरण अध्ययन हो, इसकी जागरूकता के लिए सबसे जरूरी है क्षेत्रीय भ्रमण। क्षेत्रीय भ्रमण, इसके द्वारा ही इसका सृजन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, योजना एक सकारात्मक कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्ण किया जाता है। यह कथन किसका है? तो यह स्टेटमेंट दी हुई है, कथन दिया हुआ है कि योजना एक सकारात्मक कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्ण किया जाता है। तो यह कथन किसने दिया है? किलपैट्रिक, स्टीवेंसन, प्लूटो या स्पेंसर? तो फ्रेंड्स, ये इसका सही आंसर हो जाएगा स्टीवेंसन। क्या आंसर हो जाएगा? स्टीवेंसन। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन सहायक है संचयी अभिलेख तैयार करने में, अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति में, शिक्षक के व्यवहार में सुधार लाने में या सभी? तो फ्रेंड्स, मूल्यांकन जो है सभी में सहायक है। ऐसा नहीं है कि मूल्यांकन सिर्फ बच्चों का किया जाता है, मूल्यांकन टीचर्स का भी किया जाता है, उनके व्यवहार में सुधार लाने में, अधिगम के उद्देश्य प्राप्ति में या संचयी डाटा तैयार करने में। तो ये मूल्यांकन सभी में सहायक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, ये थे आज की वीडियो के 30 क्वेश्चंस कैसे लगे और आप पे कितने प्रश्न सही हुए, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चंस कैसे लगे, आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी चैनल के बारे में जानकारी मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके लाइक करने से जो है मुझे मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब करें तो उसके बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उसके साइड में होता है, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन हो या कोई कमेंट हो, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।